आज इस सिद्धेश्वर आश्रम में अगस्त मुनि जी के आश्रम में यहाँ पर आने का अवसर मिला। उसके लिए मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई विद्याचरण जी को और हमारे चौरसिया जी और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी एक बार बोलो सरस्वती मैया की, भारत माता की, सिद्धेश्वर महाराज जी की, अगस्त ऋषि जी की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने माता पिता की और सभी साथियों की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि के रूप में जनपद अध्यक्ष श्रीमती जलती बाई जी, यहाँ पर उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षक श्री दिनेश चौरसिया जी, हमारे संकुल प्रचार जी राम मोहन चौरसिया जी, भाई मंडल जिलाध्यक्ष भाई संतोष सोनी जी, हमारे संभागीय अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र दुबे जी, सुनील दुबे जी कटनी जिलाध्यक्ष, सागर जिलाध्यक्ष भाई राकेश भाई, दमोह जिलाध्यक्ष भाई पीयूष भाई और तमाम इसमें सभी जो उपस्थित हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं। अब समय थोड़ा सा कम है, भाई देवेंद्र यादव जी और सुनील वगैरह सभी साथी बहुत समय है। साथियों, किसी भी परिवार में करने वाले लोग बहुत कम हो और रोने वाले लोग ज्यादा हो, उस परिवार की दुर्गति निश्चित। आपको यदि अपने परिवार को उत्थान करना है तो ये सोच के चलना पड़ेगा कि हमारे परिवार में निठल्ले लोग कम होना चाहिए। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं तो बच्चों को छोड़ करके यदि 2 जवान हैं, 3 जवान हैं तो वो सब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जिससे यहाँ पर पति पत्नी है, वृद्ध माता पिता सास ससुर है और एक आदमी कमाता है। वो सिर्फ कोलू के बैल जैसे फिरता है और उसका परिवार सिर्फ कर्जे में दबा रहता है। जिसकी पत्नी भी कमाती है उसका परिवार धीरे धीरे प्रगति करने लगता है और जिसका बेटा भी कमाने लगता है उसका परिवार बहुत ज्यादा प्रगति कर जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप अपने हित में, अपने संवर्ग के हित में आप जब प्रयास करोगे तो 3 लाख लोगों में से यदि 3000 लोग भोपाल जाएंगे, 1% 100 में 1 आदमी जाएगा, तो आप खुद सोच लो कि आपको सफलता कितने % मिलने वाली है। आप यहां पर आए हैं, आपको जून से 15 जून से स्कूल खुले हुए, आपको रोज बुलाया गया, आपको रोज कहां बुलाया जाता है? स्कूल टाइम से जाओ, प्रशिक्षण में आ जाओ, बैठक में आ जाओ, गाड़ी पंचर हो तो सुधरवा के पहुंच जाओ। लेकिन आपको 2-3 महीने बाद यहां पर बुलाया गया कि अब अपने बारे में एक दिन सोचो। लेकिन कितने लोगों को आने का टाइम मिला? जब तुम्हें अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है, जब अपने बारे में अभी तुमने देखा है, वहां सब लोग घर से बता के आ गए कि हम लोग सम्मेलन हो रहा है, हम लोगों का, हम यहाँ पर जा रहे हैं आश्रम, और यहाँ पर आए और बाहर खड़े एक फोटो करवा के जाएंगे और बीवी को बताएंगे कि हमको वहां गए, और कुछ सिद्धि के नीचे, कुछ झाड़ के नीचे और कुछ वहां पर मालूम होता है। तो इससे समस्या बाहर होगा। आप
जब खेत जाओगे और दिन भर काम नहीं करोगे तो क्या होगा आपको? खेत में झाड़ के नीचे बैठे रहो, ऐसे ही अपने बॉस से झाड़ के नीचे बैठे, इनका कभी उद्धार नहीं हुआ और इनके चक्कर में पूरा परिवार नहीं भूखा मरेगा। ऐसे लोग, इनको भोपाल बुला लो तो ये मान में घूमते और यदि इनको होटल में सोने को मिल जाए तो ये 10 बजे से कार्यक्रम धरना स्थल पर रहेगा, क्योंकि 2 बजे तक सोते हैं। वो घर में रूखा सूखा खाते, उधर जाके होटल माल खा के आते, वो बच्चे को टेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, माल खा लो। जो तुम्हारे पास है उसको तुम सफा करने में लगे हो, तुम्हें कहाँ से देगी सरकार पैसे? तो ये अपनी हरकतों को आपको कोई भी अपनी ठेका नहीं मिलेगी। आपको सोचो आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही, आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही, कौन ठेका नहीं है कि आपको सम्मेलन करवा दे, कौन टेंट करवा दे, कौन बफर लगवा दे। लेकिन यदि किसी ने हिम्मत कर ली कि बफर आपके लिए कुर्सी रखवा दी, आपके लिए टेंट लगवा दिया, आपके लिए माइक लगवा दिया, इकट्ठे होने की जगह बता दी, उसकी बात तो नहीं आना। जब तक मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान से वरदान कहां से पाओगे? तो ये आपको सोचना है, जितने भी ऋषि मुनि रहे, अब आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मैंने कई लोगों से बोला गुरु पूर्णिमा मनाते क्या है, वो कब से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो बहुत से लोग मना रहे हैं, पता ही नहीं है कब से मना रहे, क्यों मना रहे, मना रहे। जबकि यह गुरु पूर्णिमा व्यास जी के, ऋषि व्यास जी के, वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम रामनवमी मनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, इसी प्रकार से वेद व्यास जी थे जिनने आपके 4 वेद, आपके 18 पुराण, ये जिनकी रचना की थी। तो जितने साधु संत हैं इनको सुना सुना के इनसे अपनी जीविका चलाते हैं। तो जैसे किसान अपने त्योहार मनाता है तो उसकी पूजा करता है, तो आज जो वेद व्यास जी ने ये पुराण या ये सब चीजें वेद जो रचना कर दी है, उनके जन्मदिन को पूरे ऋषि मुनियों द्वारा मनाया जाता है। तो उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में वेद व्यास जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। साथियों, आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं। गुरु आपके जो आपको दीक्षा देते हैं, धार्मिक गुरु है, वो भी आपके गुरु है। जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो भी आपके गुरु है, और जो आपको अखाड़े में पहलवानी सिखा रहा है, दाव पेश सिखा रहा है, वो भी आपके गुरु है, और जो आपको लड़ना झगड़ना सिखा रहा है वो भी आपके गुरु है। तो गुरु आपके लिए, जो शिष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे, वही आपका गुरु है। चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे आपका शिक्षक हो, आपके हित में हर पल आपके गुरु को आपके शिष्य की चिंता होती है, वो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा में आप सबको बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे पांडे जी रिटायर हुए, कहां गए पांडे जी? ये देखिए, अब पेंशन मिले कैसे? भाई साहब पांडे जी बन गए। अब जब मिलने का टाइम आया तो वो फिर कहने लगे प्रसाद नहीं मिला। यही स्थिति है। तो पहले भी जो लोग शिक्षा कर्मी के टाइम से रिटायरमेंट हो गए उनको बीमा की राशि मिली। जो गुरु जी के समय से रिटायर हो गए, पद से रिटायर हो गए, उनको ना
एनपीएस कटी, न किसी प्रकार की राशि मिली। और जो लोग अभी अध्यापक संवर्ग से रिटायर हुए उनको थोड़ा और कम मिला। लेकिन जो अब 18 के बाद रिटायर हो रहे 23 के बाद, पहले बीमा की राशि मिलती थी क्या? लेकिन अब रिटायर होने के बाद बीमा की राशि मिलती है। पहले आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती थी, आपको जो 2023 के पहले तक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको ग्रेजुएटी नहीं मिली। अब लेकिन जो सेवानिवृत्त हो गए, जैसे पांडे जी सेवानिवृत्त हो गए, उनको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी? कम से कम 1.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिलेगी। आज जो रिटायर होगा उसको कम से कम 2 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिलेगी। अब अगली साल जो रिटायर होगा उसको 3 लाख मिलेगी। और अगले साल जो रिटायर हो गया, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए, हमको इतना कम मिला। तो भैया तुम्हारे जब आजादी शादी हुई थी वो समाचार किसी ने दी दिया, और जब तुम्हारे पिताजी की शादी हुई तो उसमें कितना मिला था, और जब तुम्हारी हुई उसमें कितना मिला, और जब तुम्हारे लड़के की हो रही हो तो कितना मिल रहा है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मान मिल रहा है। अब तुम्हारा नंबर पहले आ गया तो थोड़ा कम मिलेगा, तुम्हारे लड़के का नंबर बाद में आएगा तो ज्यादा मिलेगा। अब जो आज नौकरी लगेगी वो करोड़ों में चलेगा। तो ये पहले के जो टीचर है, बहुत से टीचरों ने 150 रुपए में नौकरी की और बहुत से रिटायर हो गए। तो ये समय के साथ है, लेकिन समय के साथ आपने संघर्ष कर लिया। कभी भी आपने देखा महाभारत में सबसे पके बाल किसके थे? भीष्म पितामह के थे। और भीष्म पितामह ने लड़ने से नहीं चूके आखिरी दम तक। और इधर तो बाल पके भी नहीं है और कम टाइप कुछ हुआ है, बाल भी नहीं पके, लेकिन खत्म हो गए, अब वो चले नहीं पा रहे। तो इसलिए यदि आपको कुछ पाना है आप सतत प्रयास करो। ऐसा नहीं होता कि आपने आज फसल बोई और कल काट के आ गया, होती है ऐसी कोई। बच्चे का आज एडमिशन हुआ, आप उनको साल भर कैसे पढ़ाते हो, कितना दिमाग खराब होता है। एक पीरियड में बहुत से लोग बैठे बैठे की खा रहे हैं। मैं तो जो भी जनता नहीं कहता, कोई भी कहता, मैं कहता हूँ 6 घंटे बैठ जाओ इन बच्चों के साथ। जिनके 2 बच्चे हैं घर में, उन बच्चों को दिन भर पीटते रहते हैं। 2 बच्चों को रविवार को अपनी छुट्टी होती है, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते फिर उनके माता पिता का इतना दिमाग खराब होता है कि इन्हें आज दिमाग खा लिया। हमारे पास 40-50 आते हैं, हमारा तो कितना खर्चा होगा रोज। अरे बच्चों को देख रेख कर लेना सबसे बड़ा कठिन काम है, बताओ माता। अरे आप बुजुर्गों के साथ में, इनके सबके साथ में आप कैसे व्यवस्थित कर दो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं उनको साथ साथियों आ जाइए पांडे जी, आप चिंता न करो। आप 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन दिलवाने का काम साथियों हम इस बात को कभी नहीं सोचते। आपने देखा होगा 1995 से 2015 तक न 5वां वेतनमान मिला था, 2006 में 6वां वेतनमान लागू हुआ, न आपको 6वां वेतनमान मिला था, और 2016 में 7वां वेतनमान लागू हुआ था, न आपको 7वां वेतनमान मिला था, न आपकी एनपीएस की कटौती 11 में चालू हुई थी। हमारा एक रोने वाला सिस्टम नहीं होता, हमारा सिस्टम होता है कि हम 6वां वेतनमान लेके रहेंगे, मतलब 6वां वेतनमान लेके रहेंगे। 7वां वेतन
वेतन लेके रहेंगे, मतलब 7वां वेतनमान लेके रहेंगे। शासकीय शिक्षक बनते रहेंगे, मतलब शासकीय शिक्षक बन के रहेंगे। और आज भी हमें यहाँ पर राष्ट्र में संकल्प लेते हैं कि पुरानी पेंशन लेके रहेंगे तो पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। ग्रेजुएटी हम प्रथम लिंग के नाम से लेके रहेंगे तो प्रथम लिंग के नाम से ग्रेजुएटी लेके रहेंगे। जो कहते हैं वो पाने की हिम्मत रखते हैं। बशर्ते यह है कि आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम रोज रोज नहीं बुलाएंगे, हर महीने आपको नहीं बुलाएंगे, लेकिन 2-3 महीने में जब आपको बुलाया जाए तो एक बात सोच लेना कि एक बार जब भी आह्वान भोपाल का हो, कसम खा लेना कि भोपाल भर देना। जब तक आदेश नहीं होगा भोपाल वापस नहीं आएंगे। आपकी संख्या कम होगी, उसी दिन वापस आ जाएंगे। आपकी संख्या अभी आगे भी हो गई तो कसम भोलेनाथ की आपका निर्णय करवा करके ही आएगा। और ये लिख के रख लेना अब आप लोग, जिनका 2 साल बाद रिटायरमेंट होगा, जितनी आज पेमेंट है आपकी, उससे ज्यादा आपको पेंशन मिलेगी। ये नोट कर लेना, जिनका 2 साल बाद रिटायरमेंट होना है, जितनी पेमेंट आपको आज मिल रही है उससे 1000 रुपए ज्यादा पेंशन मिले आपको, उससे ज्यादा पेंशन मिले। आज जो आपकी पेमेंट मिल रही है, यदि आप लोग जागते रहे, आप लोग निकलते रहे, आप लोग समय पर अपना समय देते रहे, तो जो आपको पेमेंट मिल रही, जिनको आज 50,000 पेमेंट मिल रही, ये 2 साल बाद आप देख लेना, आप 1.5 लाख के उनको पेमेंट वाले हो जाओगे। जिनको 4,000 पेमेंट मिल रही, वो लगभग 2 लाख पेमेंट हो जाएगा। और आप उनको में हो ही कैसे? तो 2006 में आपके वेतन में जो 5वां वेतनमान मिल रहा था, उसके बेसिक में 1.60 पर मल्टीप्लाई हुआ था। जो बेसिक था 4,000, 3,000, 5,000 बेसिक। उसके बाद जब 7वां वेतनमान मिला है आपको, तो उसके आपके मूल वेतन में कितना मल्टीप्लाई हुआ? कितना मल्टीप्लाई हुआ? 2.57 हुआ आपके मूल वेतन में। और अब आपको जब 8वां वेतनमान मिलेगा मल्टीप्लाई हो गया आपके मूल वेतन में 3.24। अब आप अपने वेतन में 3.24 कमा करें। अब इस पर आपको यदि बेसिक का यदि 50% भी मिलेगा तो आप सोच लो कि आपकी पेंशन क्या होगा। तो कभी कभी क्या है, बहुत से होशियार लोग शादी के पहले लड़के कितने होंगे उसका ठेका करके लगते हैं। शादी तो होने तो चाहे जितनी हो जाए। तो इसी प्रकार से वो अभी से न उनमें पेंशन लागू की, न कैबिनेट में गई, न वो पास हुई, न कुछ हुई। और वो डीए भी मिलना चाहिए, डीए भी मिलना चाहिए 50%। अरे भाई अभी आपकी 1,500 मिल रही, 50,000 वाले को 1,500 मिल रही पांडे जी। और एक सरकार डायरेक्ट में 25,000 देने लगे तो तुम 1,500 कम मिल रही है, उसके चक्कर में तुम्हें डीए और मिल जाएगा 50,000, 28 हो जाएगी। लेकिन सरकार के 25 में देंगे तो नहीं, पूरी सरकारी जो न बिल्कुल एक ही चक्कर में बस 25 भी मिल रही थी, वो भी खत्म। और आपको जब मालूम है कि सरकारें इस चुनाव में जीत और अगले चुनाव में बचुआ और अगले चुनाव में बचुआ, तो तुम्हारी कहानी तो खत्म न हो जाए। जितना अभी मिल जाए सबसे पहले पार्टी में रखो।
उसके बाद कहो कि इतना और उधार है। यदि आपके पास में किसी के यहाँ 1 लाख रुपए आते हो और वो 20,000 आपके घर में देने आया और आपने 20,000 उसके मुंह में मार दिए, तो वो 5,000 का वकील लगाएगा और नोट जमाएगा, जब नहीं देना तो 20 रख लो भैया और 5 अपने वकील से दो और हो सकता हो 1,20,000 का नोट बताओ। तो जो कुछ आपको मिले सबसे पहले उसको नकारना नहीं चाहिए, सबसे पहले उसको अपने जेब में रखो। तो यदि किसी ने आपको 20 दिए, फिर बाद में 30 दे दिए और फिर उसके बाद में 20 और दे दिए, जब अपनी इसके 70 डूब जाएंगे और उसके बाद में वो लोग तो कहेगा यार 30 और निपटा। कभी कभी तुमने देखा है कि शादी के विदा की टाइम पे जो चीज छूट जाती है तो एक दो बार लड़की आती है वो भी आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि जो सरकार दे रही है उसको सबसे पहले हासिल करना है। तो हमारा सबसे पहले यह प्रयास रहेगा कि कम संख्या होगी। अभी तो सारे लोग ये प्रयास करो कि आपको जो ब्लॉक स्तर पर बैठ के करो और ब्लॉक स्तर पर बैठ के किसके साथ करोगे? अपने विधायक जी के साथ, सांसद जी के साथ, ताकि उनको समझाओ कि हमारी समस्या क्या है, हमें वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन सीधे बोल रहे हैं इन्हें 500 रुपए के अंदर में 50,000 लियो। वे अपने नहीं बता रहे कि वे भी 5,000 से हमारे 2 लाख वे अपने नहीं बता रहे कि पेट्रोल 15 रुपये मिला तो 100 रुपये मिले। वे अपनी नहीं बता रहे कि मजदूरी तो 20 रुपये थी और वो 500 रुपये हो गया। तो इसलिए सबसे पहले उनको अपनी समस्याओं को समझाना पड़ेगा और हमें यदि कोई लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हम सम्मेलन करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि हम अपने मंत्री जी को बुलाएं, शिक्षा मंत्री जी को बुलाएं, जनजाति विभाग के मंत्री जी को बुलाएं, मुख्यमंत्री जी को बुलाएं और उनके बीच में अपनी समस्या को रखें। लेकिन ये निश्चित है कि चाहे इतनी कृपा हो चाहे अपना संघर्ष हो, अभी भी हमारी वेतन वृद्धि होती है। अभी भी 85,000 लोगों की 15-15 दिन की वेतन रुकी हुई है हर साल अवधि की। तो बताओ जिनको जो हड़ताल को थे जिनकी वेतन कटी है उनको कैसे कहेंगे, और जो बिल्कुल नहीं थे फिर उसके बाद भी नहीं जा रहे। तो इसलिए यदि आप सतत प्रयास रहोगे तो आपका 8वां वेतनमान भी लागू होना है 2026 और आपकी पेंशन का भी समय है वो ग्रेजुएटी के लिए जो अभी रिटायर हो रहे हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, उससे बोल देना कि मेरे को लिख के दे दो कि ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। उनको ग्रेजुएटी दिलवाने का काम हमारा है। और आप ग्रेजुएटी का फार्मूला निकाल लो कि जैसे आपको ग्रेजुएटी के लिए गुणा भाग करना है तो पहले 15 गुणे जो आपको पूरी वेतन मिल रही है उसको गुणा करो, फिर उसमें जितने साल आपकी अभी 18 के बाद नौकरी हो गई है उसका गुणा करो और उसके बाद में आप भागे 30 आपकी ग्रेजुएटी निकल के आ जाएगा। और ये ग्रेजुएटी के लिए आपको प्रोन्नति के लिए वेतनमान के लिए समयमान वेतनमान के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपकी वरिष्ठता उन्हें मानती है। लेकिन ग्रेजुएटी के लिए क्या होता है कि शासकीय कर्मचारी के रूप में जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी थे और जो केंद्र के कर्मचारी थे उनको ग्रेजुएटी वो भुगतान करते रहे। तो जब से अपन शासकीय कर्मचारी बने, शासकीय कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद आपकी ग्रेजुएटी की पात्रता हो जाती है। जो आपके जनपद के कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जो आपके पंचायत सचिव रिटायर हो रहे हैं, आप जो निगम मंडल के हो रहे हैं उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि हमें ग्रेजुएटी नहीं मिली। लेकिन अपना प्रयास रहेगा कि जैसे आप प्रोन्नति में और पदोन्नति में समयमान वेतनमान में आप प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग की भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए।
इसके लिए प्रयास रहेगा। रही बात आप वरिष्ठता सूची बहुत जगह पर नहीं बनी, वो बहुत जगह पर जो समाज विज्ञान के लोग हैं उनको पदोन्नति में नाम ही नहीं आ रहा उनका प्रभाव है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि चाहे वो विज्ञान शिक्षक हो और चाहे मैथ वाले शिक्षक हो, चाहे इंग्लिश शिक्षक हो, चाहे समाज विज्ञान के हो, हिंदी वाले, उनके पद प्रभार के लिए जिनकी योग्यता यदि प्राथमिक शिक्षक है वो स्नातक योग्यता है, यदि वो माध्यमिक शिक्षक है तो यदि उसकी स्नातक योग्यता है, और जो हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसकी हाई योग्यता है, तो उसको हमारा ये है कि उसको पद नाम देना चाहिए। सरकार सभी को उच्च पद नाम देना चाहिए जिसकी उच्च पद की योग्यता है, उसके लिए भी अपना प्रयास रहेगा। आज सब लोगों ने समय दिया, ये निश्चित मान लेना। और दूसरी बात है कि आप नौकरी समय पर करो, और जो बच्चों को जो पुस्तकें आई हैं, जो सप्ताह लिखा है, ध्यान रखना जिस सप्ताह में जो बुक आपकी वर्ग बुक जांची जा रही है और जिस दिन आज स्कूल में उपस्थित हुए हैं, और यदि बच्चा भी उपस्थित हुआ है तो उसी दिन दस्तखत करना। उसमें पता चला कि जिस दिन तुम गए थे नहीं दस्तखत उस दिन कर दिया, वो बच्चा उस दिन आया नहीं, उस दिन भी आपने डेट डाल दी। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। आपकी उपस्थिति और बच्चे की उपस्थिति पकड़ने के लिए वो वर्क बुक में प्रतिदिन साप्ताहिक उसका मूल्यांकन तो आपको अभ्यास करवाना है, जिसको बड़ी सतर्कता से करना है। जितने भी लोग हैं एफएम देख रहे, और आप ये बात करते हैं कहीं अटेंडेंस लागू कर देते हैं, सार्थक जब हमें 10 से 4:30 तक नौकरी करना है तो फिर कछु लागू करना। हम तो कह रहे हैं कि वो जितने भी अधिकारी हैं रोज हमारे स्कूल में हम लोगों को देखने के लिए आए। जब आपको नौकरी करना है क्या दिक्कत है? लेकिन ये है कि अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ जाने पर नदी नहीं पड़ती, तुम्हारे यहाँ पे जाने पर तालाब नहीं पड़ता है, और तुम्हारे यहाँ पे जाने पर सड़क रटती नहीं है, माटी नहीं रहती है। और जब बरसात होती है तो टीचर कैसे अपने स्कूल जाता है, बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो बरसात के मौसम में नेटवर्क तो मिलता नहीं है। तो ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, जब नेटवर्क नहीं है, मौसम सही नहीं है, कभी कभी तो ये स्थिति देखना पड़ती है कि 3:30 बजे है, अब 1 किलोमीटर बच्चों को जाना है, और बहुत घनाघोर वर्षा का मौसम बना, तो टीचर खुद अपने विवेक से सोचता है यार इन बच्चों को छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि भर जाए, कहीं नदी आ जाए, कहीं कुछ हो जाए। अब ऐसा नहीं तो बच्चों को देख लिया कि वो 3:30 बजे का यार, तो हमने 20 बच्चों की दुर्घटनाओं से बचाया। इस विवेक को भी तो सोचना चाहिए। तो यहाँ अधिकारियों को भी समझदारी रखनी चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश ये रहे कि बहुत से टीचर ऐसे रहते कि यार आधा घंटा 5-15 मिनट लेट गए, तुम्हें सस्पेंड कर दिया, अब तुम संकट का दबाव बनाने लगे। भैया कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई काम नहीं, कोई ज्ञापन नहीं, तुम तो सबसे पहले हम बहाल करो। अब लेट गए तुम, वो बहाल करना है हम तो क्या थोड़ी सी पंचायत नहीं करने, हम सब वेतन की बात कर रहे हैं, तो वेतन वृद्धि की बात कर लेना, उन्नति की बात कर रहे हैं। तुम लेट हो तो सस्पेंड हो जाओ, तो तुम जानो और तुम्हारे घर के हम उन्नत अधिकारियों से ये मामले को आप अपने तरीके से निपटा। तो साथियों बहुत मायूस ना हो, उत्साहित रहे, और आपका जो अभी चमक दिख रही है इसको 20 साल जैसे चमकते रहे, आप अपनी चमक को बनाए रहे, और आप मन से यदि वृद्ध बन जाएंगे तो आपके हाथ पैर चलना ही बंद हो जाएगा। आप ऊर्जा को अपनी बनाए रहे, और 2 साल अपनी ऊर्जा का काम ले लिया तो कसम से इधर बैठे है ना, आपको किसी को भी 70-75 हजार रुपए से कम पेंशन नहीं, सिर्फ 2 साल, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार जाना पड़ेगा, या तो 1-2 बार आपको जिले को बुलाना पड़ेगा,
और एक दो बार आपको वो बाल तक बुला। अब बहुत से लोग सदस्य नहीं बनते, सदस्य में कितने रुपये नहीं जाते? 500 रुपये। जब आप गणेश जी अपने मोहल्ले में रखते हो हर साल, तो हर साल 500 रुपये देते हो। दुर्गा जी रखते हो जब देते हो, काय के लिए देते हो? गणेश जी ने मंगाए रहे तुमसे, काय के लिए रखते पैसे? ये टेंट लगाने के लिए रखते हैं ना, ये व्यवस्था करने के लिए रखते हैं ना। भोपाल में भी कुछ करेंगे तो इसके लिए लगेंगे ना। जो आपका जनपद जाएगा, यहाँ से भोपाल मीटिंग जाएगा, वो तुम्हारे 500 खर्च न हो, वो 5,000 खर्च कर दिया। कौन को जाएगा कोई? तो जब वो जा रहा है आपके लिए मीटिंग में, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था लगेगी ना। और जब आपके 7 लाख रुपये 6 लाख रुपये साल भरे में मिल जाएगा, उसको 500 रुपये जब तक नहीं पड़ेगा। 500 नो कह रहे हैं 50,000 मिले, और एक बार 500 तो तुम्हारी जो व्यवस्था करे हमारे 50 खर्च करवा दो, हमारे घर के जीवन दिलवा दो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। तो इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, ज्यादा कार्यक्रम हुआ तो एक बार 5 भी देता है तो दोबारा फिर दे रहे 5 निकल रहा है। लेकिन जब भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, आप लोग प्रयास करें कि आप कोई आपको सहयोग ना मांगे। कभी कभी ये चिंता होती है यार, धरना के लिए तो बोल दिया परसों का दिन चालू होना, टेंट ही लाने की व्यवस्था नहीं। सोचो टेंट के मूड में उसके दिमाग में है कि टेंट की व्यवस्था नहीं है, अब उसको ये सस्पेंड में हमें बोला कौन डालते कोई तो कम से कम धरना होने के पहले उसके पास में लाख 2 लाख जमा करना कि भैया ते टेंट का और सस्पेंड भी हो जाए, 10-50,000 रुपये फसली में लगा है तो हमारी बात नहीं हो जाए। कितनी तो दमदारी रहो तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करने तैयार है। जब तुम कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो आपका 200 रुपये किराया होता है, लेकिन आपके घर के कितने रुपए दे देते? 1000 रुपये ले जाते। कहीं कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसे ही तुम्हारे जो निकल उतरता है इनकी भी तो सोच करे कि तुम भी कभी कोई मुसीबत में पड़ जाओ तो कम से कम तुम निपट जाओ। तो घर में यदि आपकी व्यवस्था होगी, आपके घर में देखना, यदि आपके घर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख का अवसर है तो कोई यदि घर के सामने गाली देने आ जाए तो आप उसको पकड़ लो या आज इसको निपटा। और यदि कोई तुम्हारे घर में पैसा नहीं है तो किनारे में जाके तुम्हारी बीवी किए है लफड़ा करने न करा भाई, थाने चौक मौका पैसा है नहीं तो आप 10 बात बोलो। तो हौसला जो होता है आपकी अर्थव्यवस्था से हौसला होता है। इसलिए साथियों आज आपने बहुत अवसर दिया। पांडे जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आप ये सोच लेना कि 2018 के बाद आदि आप रिटायर हुए तो आप अमर होकर रिटायर हुए। हम लोगों को पेंशन लागू होगी तो आपको भी पेंशन लागू होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। साथियों किसी संगठन की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए आपको कि आपके मोहल्ले में भी किराना की दुकान है, 25 दुकान है, लेकिन जिसमें आपको माल सही मिल रहा और अच्छे रेट मिल रहा तो आपको उस दुकान जाना चाहिए, ये आपका विवेक होना चाहिए। इसी प्रकार से आप बस रोड में कई बसें चलती हों, लेकिन कौन बस में आपके लिए बैठने की व्यवस्था अच्छी है, समय से कौन पहुंचाता है। आपको 2015 से लेकर के 6वां वेतनमान किसने दिलवाया, 7वां वेतनमान किसने दिलवाया, आपको शासकीय कर्मचारी किसने बनवाया, आपको प्रोन्नति किसने दिलवाई, आपको उच्च पद कौन दिलवा रहा है। तो भविष्य में भी आपको लगता है कि यही लोग आपको ग्रेजुएटी और पेंशन दिलवाएंगे तो आप आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के साथ खड़े हों। और यदि आपको लगता है कि कोई और दिलवाएगा तो आप इस बस से उतरो, दूसरे बस में बैठ जाओ, जिंदगी भर मिलते रहो, कोई नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य